अहमद यार साहब। सेठी साहब, ये जो पाकिस्तानी मतलब प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की खुशामद कर रहे हैं और इनको ये है कि इसी खुशी में शायद ये कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल कर दे, तो ऐसा तो नहीं कि यही चीज़ वो इनके साथ कर रहा है? मतलब जब से इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो तकरीबन वीक में एक दो बार वो ट्रंप साहब कह देते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो है ना वो लीडर बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है और वो चीज़ें बहुत अच्छी बनाते हैं और उनकी आर्मी चीफ बहुत अच्छी है। मतलब आए दिन कोई ना कोई बयान देता है। ऐसा तो नहीं कि वो इनको ये साबित करना चाहता है कि देखो हमारा तो मतलब जो पुराना एक इत्यादी है इंडिया में, तो उसको छोड़ के तुम्हारी साइड पे हुआ हूँ, तो अब तुम ये अच्छे बच्चे बनो और इसराइल को तस्लीम कर लो, और इस तरह शायद कोई कश्मीर में भी इनसे समझौता करवा दे। देखिए, आप सही सोच की तरफ चल रहे हैं। बात यह है, क्यों हमें इस किस्म की रॉयल ट्रीटमेंट दी जा रही है? यही डोनाल्ड ट्रंप है, जबकि पहली दफा आया था तो कह रहा था पाकिस्तान ने हमारे साथ डबल क्रॉसिंग की है, हमसे 20-30 अरब डॉलर ले लिए पिछले 10 से 15 सालों में, और हमारे साथ डबल गेम खेलता रहा, डबल क्रॉस करता रहा, इसलिए हम बिल्कुल इस पर एतमाद नहीं। और वही डोनाल्ड ट्रंप है जो आज आपकी तारीफें कर रहा है और आपको आसमान पे ले जा रहा है। क्या वजह? तो आपने अच्छी निशानदेही की है, मगर मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ। पहली बात तो यह है जी कि पहली दफा अगले 10-20 साल जो है उसके अंदर एक नई डिमांड हो रही। एक नई डिमांड है रेयर अर्थ मिनरल्स की, और रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं सबसे ज़्यादा चाइना में है, और कुछ अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, और अमेरिका की अपनी सप्लाई जो है वो कम है। उन्हें बहुत सख्त ज़रूरत है रेयर अर्थ मिनरल्स की फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और क्योंकि अब वो नए मेटल्स और नए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। वो तेल की वो अहमियत नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, उस सिलसिले में पाकिस्तान ने, आपने देखा कितनी जल्दी नए कानून बनाने शुरू कर दिए और कितनी जल्दी फॉरेन कंपनीज को इंटरेस्ट करने की दावत दी जा रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के भी इंटरेस्ट है। तो पहली बात तो यह है कि एस्टिमेट ये लगाया जाता है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन जो है वो 100,000 बिलियन का होता है। वो कहते हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बेसिकली इन केपी प्रोविंस एंड इन बलूचिस्तान प्रोविंस। तो इसीलिए इतनी जल्दी वो कानून भी पास करना पड़ा एंड सो ऑन। तो एक तो ये नया इंटरेस्ट डेवलप हो गया है अमेरिका का एंड डोनाल्ड ट्रंप का, एक पर्सनल इंटरेस्ट, एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। दूसरी बात ये है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ज्योग्राफी। आप बैठे हैं, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, उस जगह पे जहां आपकी जियोग्राफिकल पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आगे के लिए। ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, ठीक, एंड सेंट्रल एशिया और इंडिया। तो आई थिंक अमेरिका का जो इंटरेस्ट है दिस रीजन बहुत ज्यादा हो गया। अब वो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, टैक्टिकल इंटरेस्ट नहीं रहा। तो दैट इज द सेकेंड रीजन कि आपके साथ अच्छे तल्लुकात रखने हैं, ताकि आपके साथ बैठ के कुछ डेवलपमेंट सोच आगे जो होंगी उनके ऊपर नजर रखी जाए। और तीसरी चीज, मैं आपके साथ पूरा इत्तेफाक करता हूं कि वहां जो बात हुई है यही हुई होगी, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कि देखिए, आगे जाके मैंने सेटलमेंट करवानी है मिडिल ईस्ट की, मैंने इब्राहिम अकॉर्ड जो है उनको वापस लेके आना है एजेंडे के ऊपर। ये होने वाला था मगर गड़बड़ हो गई, नहीं हुए, अब हमने करना है। इब्राहिम अकॉर्ड्स का बेसिक मकसद ये है कि हर मुल्क, इस्लामी मुल्क जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज करे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसके साथ खोल दे, ताकि ये लड़ाई झगड़े खत्म हो कि जी इसराइल लीगल एंटिटी है या इलेजिटिमेट है। और उस सिलसिले में उन्होंने पहले 4 ममालिक को तैयार कर लिया था, और उसके बाद अब उन्होंने सबको तैयार करना है। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी ये कह दिया है कि देखिए, अगर बाकी मुस्लिम ममालिक को हम मनवा लेते हैं तो आप भी तैयार हो जाए, आपको भी करना पड़ेगा। एंड आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक हमारी तरफ से ये जवाब दिया होगा कि देखेंगे जब वक्त आएगा, अगर बाकी सब लोग मुसलमान ममालिक तैयार हैं ये करने के लिए, तो फिर हम तो बहुत दूर बैठे हैं। अगर वो लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उस रीजन के अंदर वो तैयार है, तो हमें क्या एतराज हो सकता है? इनफैक्ट अंदर की बात यह है कि हमें तो बड़ी सख्त तकलीफ होती है कि इजराइल ने इंडिया के साथ इतने अच्छे तल्लुकात बनाए हुए हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रहा है, उनकी हेल्प भी हो रही है। और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स ने कब से कहते थे
कि किसी तरीके के साथ ये इंडिया और इसराइल की लिंक जो है इसको कमजोर किया जाए, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। तो बड़े लोग हैं यहाँ जो ये सोचते होंगे कि अगर इसराइल की रिकग्निशन हो जाती है और सऊदी अरेबिया कर लेता है तो हम फिर उनके साथ मिलके हम भी फिर खड़े हो जाएंगे, ऐसी क्या बात है। और जाहिर है कि अगर जिनके ये प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने हमास को भी तैयार कर लेना है और हिजबुल्लाह को भी तैयार कर लेना है किसी न किसी स्टेज पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये हमास, हिजबुल्लाह वगैरह दे ऑल गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम सम ऑफ दीज कंट्रीज, स्पेशली ईरान। अब ईरान माने या ना माने, अगर बाकी सारा मुल्क जो है वो मुसलमान ममालिक जो है वो तैयार हो जाते हैं तो आप किस खाते में खड़े हैं। पैलेस्टाइन, आपका तो कश्मीर का इशू है, पैलेस्टाइन का तो नहीं है। पैलेस्टाइन का तो मुसलमानों का इशू भी नहीं है वो, बिकॉज पैलेस्टाइन इज नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम्स, वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं इन पैलेस्टाइन एंड सो ऑन। तो वो तो बना मुसलमानों का है, बिकॉज वो सारी जो रियासतें इसराइल के इर्द गिर्द देयर ऑल मुस्लिम स्टेट्स, इसलिए उसको मुस्लिम इशू बनाया जाता है। एक्चुअली इट्स नॉट अ मुस्लिम इशू, बट एनीवे। तो अब ये है कि आई थिंक ये कमिटमेंट हम कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि जब वक्त आएगा तो हम वी विल फॉल इन लाइन विद द अदर मुस्लिम कंट्रीज। आप उनको मना लें, हमारा इशू नहीं। तो आई थिंक इस किस्म की बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए और क्या चाहिए। यही अगर उसने कर लिया, इसराइल की रिकग्निशन कर ली, तो आप देखिएगा यही मुल्क जो है जो कि इसराइल का साथ देते हैं और अमेरिका का साथ देते हैं, जिसके अंदर ये नोबेल प्राइज वाली मुल्क भी है जी, तो वही उठा के डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दे देंगे। तो मेरा ख्याल है ये समझ रहे हैं कि आगे जाते बाकी मुस्लिम ममालिक तैयार हो जाएंगे इसराइल की रिकग्निशन के लिए, और अगर जैसे वो होगा तो आप भी तैयार हो जाएंगे और फिर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा। और आपका ख्याल है, उम्मीद है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हम कन्विंस करेंगे यार साडा कश्मीर का मसला भी हल कर दे, और कुछ नहीं तो मुशर्रफ वाला फार्मूला ही वापस ले आओ, ताकि ये लड़ाई झगड़े खत्म हो, हम भी अपने अवाम की तरफ तवज्जो दे सके इंस्टेड ऑफ डिफेंस एंड आर्मामेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए नदीम मलिक साहब के शो में ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। जब उनसे सवाल किया गया, इसका मतलब है कि ये चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं, और जैसे आपने कहा कि ऐसा कुछ ऐसी बात ज़रूर हुई होगी जिस पे पाकिस्तान ने ये कहा होगा। जो बात हो रही थी मिडल ईस्ट और अमेरिका की पॉलिसी और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से, इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन अली कराची से जानना चाह रहे हैं। सर सब मशरक़ वस्ता में और कुछ अरब कंट्रीज या फिर कह लें कि मुसलमान कंट्रीज में जिसने न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश की, किसी के साइंसदान मारे गए तो किसी की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला हो गया, और किसी को हमले की धमकियां देकर कुछ न कुछ कह के किसी मुस्लिम कंट्री को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया गया। पाकिस्तान के सामने भी यही सबसे बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान के कोई भी एक साइंटिस्ट जो है वो आज तक मारा नहीं गया, या फिर पाकिस्तान की किसी भी एक भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं हुआ, जबकि हमारे पड़ोस में हमारा इतना बड़ा दुश्मन है इंडिया और दूसरा हमारा दुश्मन इजराइल था। दोनों के होते हुए किसी एक भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट या फिर किसी न्यूक्लियर साइंसदान को नुकसान नहीं पहुंचा। इसका आप क्रेडिट किसको देंगे? आईएसआई को देंगे? पाकिस्तान का ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इतना ज्यादा अपनी इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की हिफाजत करता है, जो कि आज तक इसमें कोई भी लूप होल नहीं है? आप इसका कितना क्रेडिट देंगे पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की जो भी ये लोग करते हैं इसकी हिफाजत? इनको पाकिस्तान किस तरह से प्रोटेक्ट करता है और किस तरह से बचाता है कि आज तक इसको कोई हाथ नहीं लगा सका? ये सियासत है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से आपको आज तक इसको हाथ नहीं लगाया गया। मगर ये नहीं कि कोशिश नहीं की गई, कोशिश सियासी तौर पे की गई है, मिलिटरीली कोई कोशिश नहीं की गई। मिलिटरीली कभी भी आपको थ्रेट नहीं थी। थ्रेट होती तो फिर आप कहते हैं ना किसने बचाया, देयर वाज नेवर अ मिलिट्री थ्रेट। अच्छा, अब आइए क्या सियासत क्या थी। सियासत ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, और लोग ये कहते हैं कि इसके लिए कुछ फंडिंग भी है, वो भी किसी मुस्लिम ममालिक से पैसे भी आए थे कि आप कैन स्टार्ट दिस प्रोग्राम। अच्छा, अब उस वक्त इसका एक सियासी लेट्स से सिग्नलिंग थी, वो थी इस्लामिक बॉम्ब। इस्लामिक दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स किसी के पास नहीं थे। क्रिश्चियंस के पास थे, ज्यूज के पास थे, कम्युनिस्ट के पास थे, न्यूट्रल वाले लोग जो थे इंडिया टाइप, उन्होंने भी शुरू कर दी थी अपने प्रोग्राम। तो एक इस्लामिक मुल्क में किसी में नहीं था। तो सिविलाइजेशंस के अंदर हिंदू सिविलाइजेशन ने भी ले लिया बम, ज्यूज ने ले लिया, क्रिश्चियंस ने ले लिया, कम्युनिस्ट एथियस्ट ने ले लिया। तो ये एक सोच थी कि एक इस्लामिक ब्लॉक भी बनना चाहिए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, आपको याद होगा, आई थिंक 1974 में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी इस्लामिक समिट की थी, जहां सब दुनिया के सब इस्लामिक लीडर्स को बुलाया था। तो अब बात यह है कि उस वक्त
सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि तवज्जो ऑन न्यूक्लियर डेवलपमेंट थी। अच्छा, अब हुआ ये कि प्रोग्राम तो शुरू कर दिया आपने, पीसफुल प्रोग्राम, मगर 1980s के अंदर इस प्रोग्राम को आपने थोड़ी इसमें फुर्ती आई जनरल ज़िया उल हक के ज़माने में। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि जनरल साहब ने इसको प्रोटेक्ट किया और इसको खुफिया रखा और हमेशा यही कहा कि हम तो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हमारा तो इरादा ही नहीं है किसी किस्म का बम बनाने का। बिकॉज उन्होंने देखा था कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ कि अच्छा तुम इस्लामिक बम बनाना चाहते हो, अच्छा तुम इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाहते हो, तो इस भुट्टो साहब फारग हो गए। और ज़िया उल हक साहब, ये वही ज़िया उल हक साहब है जो जब ये ब्रिगेडियर थे जॉर्डन के अंदर, हमारी एक कंटिजेंट फौज की गई हुई थी, जब वहां लड़ाई झगड़े शुरू हो गए बिटवीन द पैलेस्टीनियंस, PLO एंड सम अदर पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस, तो उस वक्त जनरल ज़िया उल हक साहब की जो कंटिजेंट थी उसको इस्तेमाल किया गया टू ड्राइव दी PLFP थे, पॉपुलर लिबरेशन फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, उनको धकेला गया बैक इनटू आउट ऑफ पैलेस्टाइन एंड जॉर्डन। तो इसलिए जनरल ज़िया बिकेम एन अमेरिकन एलाई। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को सख्त जरूरत थी अगेंस्ट सोवियत यूनियन। आपने सारा कुछ अमेरिका को हवाले कर दिया, हमने कहा ठीक है आइए आप रूस के साथ लड़ते हैं। इसलिए अमेरिका ने आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ तवज्जो नहीं दी। उन्हें पता था कि अगर यहाँ हमने पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा हमारा जो है फ्रंट जो हमने अमेरिका रूस के खिलाफ जो खोलना है। तो आपको 6-7 साल खुले मिल गए क्योंकि आपको उनको पता था आप बना रहे हैं, मगर उन्हें यह था कि यार अभी इतनी आसान नहीं है, बड़ी वक्त लगेगा इनको, अभी पहले हम रूस का कर लें, इनको ये बात छेड़ी तो शायद ये तावन ना करें। तो और ये बात चलती रही और इसका फिर नतीजा कब निकला, कब उन्होंने फैसला किया कि नहीं यार अब पाकिस्तान को रोकना है, वो उस वक्त निकला जबकि सोवियत यूनियन फारग हो गया फ्रॉम अफगानिस्तान और ज़िया उल हक साहब उन्होंने सोचा कि अब ज़िया उल हक की जरूरत नहीं है और ज़िया उल हक ही है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। तो फिर आपने देखा ज़िया उल हक साहब फारग हो गए। अच्छा, अब मैं इससे आगे कंस्पिरेसी थ्योरीज की तरफ नहीं जाता, इशारा ही काफी होता है कि व्हाई ज़िया उल हक वाज नॉट नीडेड एनीमोर। Then the focus came on the nuclear program. और उस वक्त से लेके, क्योंकि ज़िया उल हक ने 1987 में ये कह दिया था, क्योंकि उस वक्त इंडिया के साथ टेंशन्स बड़ी चढ़ रही थी और उस वक्त ज़िया उल हक ने ये ऐलान किया कि वी आर अ स्क्रू ड्राइवर्स टर्न अवे फ्रॉम मेकिंग द बॉम्ब। पहली दफा पाकिस्तान के एक लीडर ने यह तस्लीम किया कि हम बम हमने तैयार कर लिया, सिर्फ 2-3 पेच कसने और बम तैयार हो जाएगा। वो इंडिया को धमकी देने के लिए था। और उस वक्त किसी वक्त मुशाहिद हुसैन साहब से पूछिएगा, पूरी शायद बात ना करें, कि किस तरीके से पूरी एक साजिश के तहत कुलदीप नैयर साहब है एक जर्नलिस्ट इंडिया के, उनको दावत दी गई, वो आए, उनको मुलाकात करवाई गई डॉक्टर AQ खान के साथ। डॉक्टर AQ खान ने उनको बताया कि ये बना लिया हमने, ताकि डिनाई भी कर सकें और ऑफिशियल भी ना हो। तो वो उन्होंने जाके इंडिया को बताया कि जी वो तो कह दे रहे बम बना लें। अच्छा, हाँ, तो मतलब है कि उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ, तो फिर 1990 में जब मोहतरमा आई, तो उस वक्त अमेरिका ने मोहतरमा के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि जी अब आप ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करें। अच्छा, उस वक्त जब ये बात हुई तो उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उन्होंने ये सोचा कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये मोहतरमा तो उनके हाथ में है। तो फिर मोहतरमा की भी छुट्टी करानी पड़ी, तो मोहतरमा की छुट्टी करा दी बिकॉज मोहतरमा वाज क्लोज टू द अमेरिकन्स। अच्छा, नवाज शरीफ साहब आ गए। तो नवाज शरीफ साहब तो ज़िया उल हक साहब के ए टीम के ओपनिंग बैट्समैन थे, तो और एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब थे। तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 90 की दिहाई में, 1990 की मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर 1990, तारीख पढ़ लीजिए जाके। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर थे रॉबर्ट ओकली जा रहे थे और सितंबर के अंदर उनकी टर्म खत्म हो रही थी। तो उन्होंने जाते जाते ये कहा कि अब हम पाकिस्तान के साथ सारा बंद करने लगे हैं एड, और सारे जो आपने F-16s भी के लिए $650 बिलियन भी हमें दिए हैं वो भी नहीं मिलेंगे आपको, और हम आपकी एड भी बंद करने लगे हैं। क्यों आप न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बंद करें। ये क्या किया और वो चले गए। उसके बाद अगले 4 साल अमेरिका ने पूरी कोशिश की
आपके ऊपर हर किस्म के सैंक्शंस लगाए, हर किस्म के अमेंडमेंट्स किए अपने कानून में, और आपको दबाने की कोशिश की कि उनके उस वक्त ये कहते थे फ्रीज रोल बैक योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहले कहते थे कि फ्रीज कर दे। अच्छा। फ्रीज का मतलब ये है बंद कर दे, रिचमेंट करना। फिर कहते थे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है उनके ऊपर कैप लगा दें ताकि वो इस्तेमाल ना हो सके। फिर कहते हैं रोल बैक करें कि ये जो कुछ बनाया है इसको खत्म करें। कैप, फ्रीज, रोल बैक योर प्रोग्राम। ये उनके एक के बाद दूसरे उनके लोग आते रहे यहाँ और प्रेशर डालते रहे। पहले नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के ऊपर, फिर बेनजीर भुट्टो साहब की दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर, मगर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट डटी रही और उन्होंने कहा नो। एंड सो आई थिंक दैट इज हाउ उस वक्त तक बना लिया था हमने। तो जब बना लेते हैं आप तो फिर मुश्किल हो जाता है। बनाने से पहले आपको रोका जा सकता है, मगर जब ये रोकने का वक्त था 1980s में, उस वक्त अमेरिका को आपकी सख्त जरूरत थी। सो आपने you went ahead and you made this. So that is how the thing came to be. उसके बाद खैर अब तो हमने टेस्ट भी हमने नहीं किया। जब इंडिया ने टेस्ट किया तो फिर वी वर कंपेल्ड टू टेस्ट। उस वक्त भी आपको पता ही है कि कितना प्रेशर था कि आप टेस्ट भी ना करें। वो कहते थे हम आपको $4-5 बिलियन देते हैं। तो बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ साहब को कहा था, नवाज शरीफ साहब ने कहा नो, अब हमने टेस्ट करना ही करना है। एंड सो दैट इज हाउ वी वर एबल टू रिटेन आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम। और तब ये मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन भी ऐसी नहीं होती होगी सेठी साहब, सेफगार्ड्स ऐसे नहीं होते होंगे कि पता चल सके एनरिचमेंट किस हद तक पहुंची, इसीलिए पाकिस्तान इस काबिल हुआ। जी बिल्कुल, जाहिर है ना। उस वक्त तो वो अगर कहते हैं हमने इंस्पेक्शन करनी है तो आपने कहना था नो, एंड देन वी वुड नॉट हैव कोऑपरेटेड विद देम इन अफगानिस्तान। तो इसलिए अलबत्ता ये जरूर है कि हमने जो सेफ्टी के सिस्टम्स बनाए हुए हैं, देखिए इसमें लॉक्स होते हैं, इसके हर किस्म के जो सिस्टम्स होते हैं उसमें से हमने काफी अमेरिकन सिस्टम्स लगाए हुए हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी मुख्तलिफ जगह पे, उसके मुख्तलिफ हिस्से जो हैं, पार्ट्स जो हैं, वो अलग जगह पे रखे हुए हैं। डिलीवरी अलग है, एनरिचमेंट अलग है, एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। अब वॉरहेड अलग है, ट्रिगर्स अलग है, ठीक है, ये सेफ्टी के जरूरी हैं।